हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान घराट की वीडियो। ये है अमेरिका और ये है मानवता के रक्षक। लेट्स कम टू द वीडियो। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेफरी एप्स्टीन, बोले तो भाई साहब के बारे में। अब मेरे हिसाब से प्रोबेबली आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि साला ये झंडू कौन है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो झंडू है, मतलब झंडू था, अब तो भाई साहब ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बंदा दुनिया में ये जितने भी चतरे लोग हैं ना, जिन्होंने मानवता, मानवाधिकार, वुमेन्स राइट्स, गर्ल्स राइट्स, खुद को लिबरल बताते हुए इन तमाम चीजों का जिन्होंने ठेका ले रखा है ना, भाई साहब उनके दलाल थे, उनको लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे। और आज हम लोग भाई साहब के बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि अभी बुधवार के दिन अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क की अदालत ने भाई साहब के केस से रिलेटेड तकरीबन 900 डॉक्यूमेंट पब्लिक किए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नया नहीं है, ऑलमोस्ट सारी बातें पहले ही पब्लिक हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स न्यूयॉर्क की अदालत ने पब्लिश किए हैं, इस वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अब तक दुनिया के सो कॉल्ड लिबरल और स्वघोषित ईमानदार मीडिया की ओर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता के डिसमिस किया जा रहा था, उन तमाम स्टोरीज के ऊपर अदालत का ठप्पा लग गया। इतना ही नहीं, इस कहानी में सबसे मजेदार बात यह है कि जो मेजर बड़े कल्पेट हैं, जिन्हें लिबरल्स का फेस बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है और जिन्होंने एक्चुअली में कांड किए हैं, ये जो लिबरल और स्वघोषित ईमानदार मीडिया है ना दुनिया का, ये अपने आर्टिकल्स में उनके फोटो नहीं लगा रहे, ये अपने आर्टिकल्स में फोटो लगा रहे हैं हमरे गोलू मोलू की, जिसका इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायरेक्ट जिक्र तक भी नहीं है। प्लस जेफरी एप्स्टीन की ये जो कहानी है, इससे हम लोगों को अमेरिका का ये जो रूल ऑफ लॉ वाला जो बबल है ना, उसकी असलियत भी पता चलती है कि किस तरीके का रूल ऑफ लॉ अमेरिका के अंदर चलता है। लेकिन हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो इतिहास में पहली बार हमारे ही अपने चैनल के एक सब्सक्राइबर है, क्योंकि उन्होंने एक नया टी शर्ट्स का स्टार्टअप शुरू किया है और इनके स्टार्टअप की वेबसाइट का नाम है uniformindia.org। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आज के हमारे जो स्पॉन्सर हैं, ये ना सिर्फ बीजेपी सपोर्टर हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो मुद्दे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट की मदद से देश के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, राम मंदिर हो गया, पीओके हो गया, इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी बातें हैं, इनको अपने प्रोडक्ट की मदद से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं ताकि लोग इन मुद्दों से जुड़ सके। सो अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि ये मुद्दे लोगों तक पहुंचे और लोगों के बीच में इन मुद्दों का प्रचार हो, तो इस uniformindia.org वेबसाइट पे जाके यहाँ से टी शर्ट्स परचेस करके एक तो आप अपने लीडर यानी कि नरेंद्र मोदी जी की आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरा इनका ये जो स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है इसका सपोर्ट भी कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मौजूद है। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जिसकी कहानी शुरू होती है अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क से, क्योंकि वहीं भाई साहब का जन्म हुआ और फिर वहीं पे भाई साहब के पास वैसे तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि भाई साहब मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, इस वजह से साल 1970 के दशक में ही न्यूयॉर्क के ही द डेल्टन स्कूल में भाई साहब को टीचर की नौकरी मिल गई, जहां अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स, भाई साहब पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे थे। भाई साहब जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के जाते थे जिसमें भाई साहब का चेस्ट नजर आए। स्कूल में जहाँ पे भी हाई स्कूल गर्ल्स दारू वारू पी के या फिर ऐसे नॉर्मली पार्टी कर रही हो, भाई अमेरिका का कल्चर है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, इस वजह से हम लोग उसमें नहीं जा रहे, बट जहाँ पे भी गर्ल्स पार्टी करती थी वहाँ पे भाई साहब पहुंच जाते थे। बहुत सारे उल्टे सीधे काम भाई साहब ने किए, जिसकी वजह से फाइनली तंग आके स्कूल ने भाई साहब को पुअर परफॉर्मेंस के नाम पे जॉब से निकाल दिया। लेकिन ये जो द डेल्टन स्कूल था, ये स्कूल एक्चुअली में भाई साहब की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ये स्कूल ऐसे कोई मामूली स्कूल नहीं था। असल में ये स्कूल एक लग्जरी स्कूल था जहाँ पे हाई सोसाइटी के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। सो क्योंकि हाई सोसाइटी के बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए आते थे, इस वजह से भाई साहब ने उन्हीं बच्चों को छेड़छाड़ करने के बावजूद उनके माँ बाप से व्यवहार बना लिया, और क्योंकि भाई साहब ने हाई सोसाइटी वाले लोगों से व्यवहार बना लिया, इस वजह से हाई सोसाइटी वाले जो कमाई का ग्रुप होता है उसमें भाई साहब की एंट्री भी हो गई। बोले तो बेयर स्टर्न्स नाम की जो बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म है अमेरिका के अंदर, वहां पे भाई साहब को एंट्री मिल गई। सो थोड़े दिन भाई साहब ने वहां पे काम किया और फिर क्योंकि वहां पे अच्छे खासे कॉन्टेक्ट बन गए, इस वजह से बाद में भाई साहब ने खुद की एक ब्रोकिंग फर्म ओपन कर ली, जिसकी खासियत ये थी कि भाई साहब की जो ब्रोकिंग फर्म थी, भाई साहब अपनी ब्रोकिंग फर्म में उन्हीं क्लाइंट्स को लेते थे। ब्रोकिंग फर्म में ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली में हेज फंड भाई साहब ने शुरू किया था। सो भाई साहब का जो हेज फंड था उसकी खासियत ये थी कि भाई साहब अपने हेज फंड में उसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते थे जिसके पास मिनिमम $1 बिलियन की
असेट्स हो। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगला किस मुकाम पे जा चुका था और किस टाइप के लोगों के बीच में भाई साहब का उठना बैठना था। सो हाई सोसाइटी हो गई, पैसा भी तगड़ा हो गया। इस वजह से भाई साहब ने बहुत सारे मकान भी परचेस करे। इनफैक्ट अगले ने कैरिबियन में एक पूरा का पूरा टापू खरीद मारा जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे के सारे कांड यहीं पे हुए। सो अब क्योंकि भाई साहब के पास पैसा भी था, पैसे वाले लोगों से कांटेक्ट भी था और अलग अलग जगह मकान भी थे, इस वजह से भाई साहब अपने अलग अलग मकान के अंदर अंडर एज यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को बुला के उनके साथ में किसी को पैसे दे के, किसी को डरा धमका के फोर्सफुली सो रहे थे। और सिर्फ भाई साहब नहीं सो रहे थे, भाई साहब के जो मित्र हैं जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो मित्र भी सुविधा का पूरा आनंद ले रहे थे। इनफैक्ट भाई साहब द्वारा किए गए क्राइम्स की जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स द्वारा दिए गए बयान के हिसाब से भाई साहब ने ये सेक्स वाले मामले में भी पिरामिड स्कीम चालू कर रखी थी। बोले तो एक लड़की आई, उसको पैसे दिए, उसका काम हो गया, फिर उसके बाद में उसको और ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर वो अपने नीचे 2 लड़कियां जोड़ के उन 2 लड़कियों को भी लेके आती है। और इस तरीके से पिरामिड स्कीम चल रही थी। सो इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा था। फिर आया साल 2005 जब एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपने माँ बाप को बताया कि भैया उसके साथ अगले ने क्या किया है। सो जब माँ बाप को ये पूरी की पूरी कहानी पता चली तो भाई माँ बाप तुरंत प्रभाव से थाने पहुंच गए कि भैया हमारी बच्ची के साथ में रेप हो गया है। प्लस जब ये खबर मार्केट में पहुंची कि भाई ऐसा ऐसा है और एक लड़की आई है जिसने कंप्लेंट डाली है भाई साहब के अगेंस्ट में, तो जो दूसरी लड़कियां थी उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और तकरीबन 12 से 14 लड़कियां और आई जिन्होंने भाई साहब के खिलाफ कंप्लेंट डालते हुए ये बोला कि उनका भी रेप किया है भाई साहब। और सिर्फ रेप कहना भी इसे गलत होगा। मतलब मेरे पास वीडियो है, वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को वीडियो के लिंक भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग वो वीडियो ना देखो। मतलब जिस तरीके से ये बंदा उस वीडियो में उस नग्न लड़की को ट्रीट कर रहा था, नग्न नाबालिग लड़की को ट्रीट कर रहा था, ऑनेस्टली इसे उसी वक्त फांसी हो जानी चाहिए थी। और यहीं पे आता है अमेरिका का महान रूल ऑफ लॉ, क्योंकि साल 2006 में भाई साहब के ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामों के साबित हो जाने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं होगा। मतलब अगले ने 14 लड़कियों का रेप किया, ये तो साबित हो गया था, फिर भी अगले को सजा क्या मिली? सिर्फ 13 महीने की। कितने महीने की सजा मिली? सिर्फ 13 महीने की सजा। और उसमें भी भाई साहब को ना सिर्फ VIP जेल में रखा गया, बल्कि सप्ताह में 4 दिन भाई साहब को जेल से अपने काम पे जाने की परमिशन भी थी। सुबह 6 बजे भाई साहब के लिए लिमोजिन आके खड़ी हो जाती थी जेल के बाहर, भाई साहब उसमें बैठते, काम पे जाते और फिर रात को रोते झाकते 11-12 बजे जेल में आते। मतलब जेल को अगले ने होटल बना रखा था। और ये सब कुछ उस देश में हो रहा था जहाँ के लीडर्स, पूरी दुनिया के देश के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ह्यूमन राइट्स, मानवता, ह्यूमन्स राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स, इन तमाम चीजों पे ज्ञान फैलते फिरते हैं। सो ये सब कुछ हो रहा था। खैर इसके बाद भाई साहब की 13 महीने की सजा पूरी हो गई और भाई साहब फ्री हो गए। इनफैक्ट अगले लगभग 10 साल यानी कि वो पूरे टाइम ड्यूरेशन में जब अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, भाई साहब फ्री घूमे। फिर आया साल 2018 और साल 2018 में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये कोई भी नहीं जानता। बट ऑल ऑफ द सडन एक बार फिर से भाई साहब के कांड की जो चर्चाएं हैं अखबारों, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स और वेबसाइट्स पे होने लगी और बहुत सारी कहानियां भी बाहर आने लगी। और इस बार जो बातें हो रही थी उसमें बातें सिर्फ भाई साहब को लेके नहीं हो रही थी, बल्कि भाई साहब के उन मित्रों को लेके भी हो रही थी जो भाई साहब द्वारा किए जा रहे इस कांड के अंदर इंक्लूड थे। और मित्र भी कोई एंडू चेंडू मित्र नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसके प्रिंस एडवर्ड, डोनाल्ड ट्रंप, हमरे गोलू मोलू, इन इसके अलावा भी दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग भाई साहब के मित्रों के लिस्ट में थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप के भाई साहब का मित्र होने वाली बात बोली है, ये जो दुनिया का सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और स्वघोषित ईमानदार मीडिया है ना, इसने भाई साहब के इस कांड में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से लपेटने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट दुनिया का मीडिया छोड़ो, हमारे इंडिया के अंदर ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है जिसका काम न्यूज के नाम पे सिद्ध रूप से प्रोपेगेंडा परोसना है, उसने भी इस तरीके के टाइटल के साथ में वीडियो बनाए थे। लेकिन ये जो 900 पेज के डॉक्यूमेंट्स अभी पब्लिश हुए हैं ना, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर अदालत के अंदर चर्चा हुई, इसमें कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना तो डायरेक्टली है और ना ही किसी भी लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाया है और ना ही ये बोला है कि साहब हम डोनाल्ड ट्रंप से कभी भी मिले, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये जो क्लिंटन साहब है ना, हमरी हिलरी, यानी कि जो सो कॉल्ड लिबरल्स की ग्लोबल अम्मा है, इसके हस्बैंड बोले तो बिल क्लिंटन साहब के लिए एक लड़की जिसके साथ में रेप हुआ वो ये बोलती है और ये इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑफिशियली लिखा हुआ है, ही लाइक्स देम
यंग गर्ल्स को रेफर करते हुए बोली उसने ये बात। मतलब अगर मैं आप लोगों को शुद्ध हिंदी अनुवाद करके बताऊं तो इसका अर्थ ये है कि भाई साहब को कच्ची कलियां पसंद है। और अमरी इंग्लैंड की महारानी की खानदान के जो प्रिंस हैं, इनको लेके विक्टिम ने स्वयं इल्जाम लगाते हुए ये बात बोली कि भाई साहब ने उसका स्तन पकड़ा। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई तो गई तेल लगाने। लेफ्टिस्ट मीडिया के जितने आर्टिकल्स हैं ना, उन आर्टिकल्स के मेन फ्रंट पे इन लोगों का फोटो भी नहीं लगाते। वो लोग फोटो लगाते उस डोनाल्ड ट्रंप का जिसके ऊपर ना तो कोई इल्जाम है और ना ही किसी भी विक्टिम ने उसका कभी कोई नाम लिया। और इससे भी बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि इन लड़कियों ने इन लफंगों के ऊपर ये जो इल्जाम लगाए हैं ना, इन इल्जामों की जांच वाच भी नहीं कर रहा कोई। भाई साहब के ऊपर लगाए गए इल्जाम के लिए भाई साहब ने स्वयं आके बोल दिया कि साहब सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जबकि जिस लड़की ने इल्जाम लगाया उस लड़की को इंग्लैंड के शाही परिवार ने लगभग $200 मिलियन हर्जाने के तौर पे दिए। तो फिर जब पकड़ा ही नहीं था तो फिर किस बात के $200 मिलियन दिए? बिल क्लिंटन साहब बोलते हैं कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो उनके प्लेन यूज कर रहा था ह्यूमैनिटेरियन मिशंस पे जाने के लिए। और ये बात भी लोग फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। खैर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि साल 2018 में एक बार फिर से मामला उठा और इस बार मामला एकदम तगड़ा था। सो भाई साहब को जेल हो गई। और साल 2019 में, यानी कि जिस साल भाई साहब को जेल हुई, उसी साल जेल के अंदर भाई साहब निपट गए। जिसको लेके न्यूयॉर्क पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है कि भाई साहब ने सुसाइड नहीं किया। लेकिन बस यहीं पे बात खत्म हो गई। इसके आगे जांच कौन करे कि किसने मरवाया? किसी को कोई लेना देना ही नहीं है, मामला रफा दफा। सो ये स्थिति है और ये है अमेरिका की कानून व्यवस्था और ये है उनका रूल ऑफ लॉ जो सिर्फ आम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। और बिल क्लिंटन, प्रिंस साहब, ट्रंप साहब, बिल गेट्स, और हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोहतरमा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो जेफरी एप्स्टीन था ये एक्चुअली में अकेला काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ में इसकी एक महिला मित्र भी थी जो लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। और आज की तारीख में वो लगभग 30 साल की सजा काट रही है जेल के अंदर। सो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी भी जो 100 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होना बाकी है, उन डॉक्यूमेंट्स में मोहतरमा का रिलेशन भी, इनडायरेक्ट रिलेशन जो है वो लिखा हुआ है। और क्योंकि अगले साल अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से साल 2024 के उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं किया जा रहा। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं